हेलो एवरीवन, वेलकम टू द स्टडी कॉन्सेप्ट। मध्य प्रदेश की डेली स्टैटिक जीके और करंट अफेयर्स में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मध्य प्रदेश की ये जो स्टैटिक जीके सीरीज है और करंट अफेयर्स है, इसके मैं 15 क्वेश्चंस इस वीडियो में कवर करूंगा और इसमें आपको मध्य प्रदेश का पूरा करंट अफेयर्स के 5 क्वेश्चंस होंगे और 10 क्वेश्चन स्टैटिक जीके के होंगे, जैसे कि मैं पहले भी इसकी वीडियो बना चुका हूँ। अगर आपको ये मेरा वीडियो पसंद आता है तो आप इसको लाइक करें और शेयर करें, और अगर मेरा इस चैनल को आप लगातार देख रहे हैं तो आप इसको सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर क्लिक करें, जिससे कि आपको आने वाले जितने भी वीडियो हैं जो कि मैं मध्य प्रदेश के ऊपर बनाऊंगा, तो वो आप इस नोटिफिकेशन के जरिए तुरंत देख पाएंगे, आपको नोटिफिकेशन मिल जाएंगे और इस तरीके से आप मेरे सारे वीडियोस देख पाएंगे। तो चलिए, ये मध्य प्रदेश का जो डेली स्टैटिक और करंट अफेयर्स का वीडियो है, जो कि 6 मार्च 2019 का है, इसको मैं शुरू करता हूँ। मध्य प्रदेश की जो शॉर्ट नोट्स हैं पीडीएफ के रूप में मैंने इस वीडियो के नीचे डाल दिए हैं, उसके लिंक। उसमें मध्य प्रदेश के 52 जिलों का पीडीएफ का बंच मिलेगा, जिसमें कि हर जिले के ऊपर अलग अलग एक पीडीएफ मैंने क्रिएट करके रखी है, तो उसके लिंक आपको इस वीडियो के नीचे से मिल जाएंगे। यहाँ पे कि आपको सब मध्य प्रदेश के सभी जिलों के बारे में ब्रीफ में पूरा डिटेल आपको इन पीडीएफ में मिल जाएगा। इसी तरीके से मध्य प्रदेश के इतिहास के ऊपर भी मैंने एक लिंक डाल दिया है, जिसमें कि मध्य प्रदेश के सभी पीडीएफ का 7 पीडीएफ का बंच है, जिसमें कि मध्य प्रदेश का प्रागैतिहासिक काल, प्राचीन काल, मध्यकाल और आधुनिक काल के बारे में पूरा डिटेल आपको इसमें मिल जाएगा। तो यहाँ से आप मध्य प्रदेश के इतिहास के बारे में पूरी जानकारी ले सकते हैं। मध्य प्रदेश का भूगोल का भी एक लिंक आपको इसमें मिलेगा, जिसमें कि मध्य प्रदेश के पठार, मध्य प्रदेश का गठन, मध्य प्रदेश की संरचनाएं, मध्य प्रदेश का भूगोल और मध्य प्रदेश की जलवायु के बारे में सारे पीडीएफ हैं, जो कि 11 पीडीएफ का एक बंच है। तो इसका लिंक आपको इस वीडियो के नीचे मिल जाएगा। यहाँ से कि आप मध्य प्रदेश के पूरे भूगोल के बारे में स्टैटिक जीके के नोट्स बना सकते हैं। इन सभी पीडीएफ से आप स्वयं के भी नोट्स क्रिएट कर सकते हैं। तो आप इन सभी से मध्य प्रदेश का पूरा स्टैटिक जीके कवर कर पाएंगे, जो कि इस वीडियो के नीचे इन तीनों लिंक के जरिए आपको ये डाउनलोड कर सकते हैं। 4 मार्च का जो वीडियो था, उसमें मैंने कोई क्वेश्चन पूछा था कि मध्य प्रदेश में बेटी बचाओ दिवस कब मनाया जाता है। तो इसका जो सही उत्तर है वो है 5 अक्टूबर। हर वर्ष 5 अक्टूबर को मध्य प्रदेश में बेटी बचाओ दिवस मनाया जाता है। पहला स्टैटिक जीके का क्वेश्चन, मध्य प्रदेश का कुल क्षेत्रफल देश के कुल क्षेत्रफल से कितना प्रतिशत है। तो इसका जो सही उत्तर है वो है बी, 9.37%। मध्य प्रदेश का जो अगर परसेंटेज वाइज में देखा जाए तो जो क्षेत्रफल है वो है 9.37%, और अगर इसको स्क्वायर में देखा जाए, टोटल एरिया देखा जाए तो 3,08,252, 3,08,252 स्क्वायर किलोमीटर ये इसका एरिया है पूरा ऑल ओवर इंडिया में, अगर इसका क्षेत्रफल देखा जाए। और ये मध्य प्रदेश का जो क्षेत्रफल है ये दूसरे नंबर पर है। तो पहले नंबर पे जो स्टेट आता है वो कौन सा है, वो है राजस्थान, जिसका कि क्षेत्रफल अगर परसेंटेज में देखा जाए तो वो है 10.4%, और अगर इसको एरिया वाइज लिया जाए तो ये है 3,42,239 स्क्वायर किलोमीटर। मध्य प्रदेश दूसरे नंबर पे आता है और पहले नंबर पर आता है राजस्थान। तो ये आपको इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, जिसको कि आपको याद रखना है। एग्जाम्स में ये क्वेश्चंस बन जाते हैं, तो आपको इसी तरीके से जो मैं बता रहा हूँ आपको कि परसेंटेज वाइज जो है वो है 9.37% मध्य प्रदेश का, और टोटल एरिया जो है वो है 3,08,252। इस तरीके से याद रखेंगे तो आसानी से याद हो जाएगा। और राजस्थान का जो है 10.4% है इसका एरिया परसेंटेज में, और अगर टोटल देखा जाए तो 3,42,239 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया है मध्य प्रदेश पूरे भारत में। दूसरा क्वेश्चन ले लेते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या है, राजघाट बृहत विद्युत परियोजना किस नदी के ऊपर बनाई जा रही है। तो इसका जो सही उत्तर है सी, बेतवा नदी के ऊपर ये परियोजना बनाई गई है। और ये बेतवा नदी का उद्गम कहाँ से है ये भी मैं आपको बता देता हूँ। ये है रायसेन से, रायसेन की कोमरा गांव से इसका उद्गम हुआ है। और बाकी के अन्य जो ऑप्शन है उसको भी मैं कवर करता हूँ, जैसे कि धसान नदी कहाँ से है, ये है सागर से इसका उद्गम है, और सागर से होकर ये बहती है सिंध नदी का उद्गम कहाँ पर है, सिंध नदी है ये विदिशा का जो सिरोंज तहसील है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन बन जाते हैं कई एग्जाम्स में, पर्टिकुलर एरिया पूछ लिया जाता है कि किस किस ज़िले से होके गुजरी है, तो वो भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट पॉइंट स्टैटिक जीके में बनते हैं। तो आपको ये सब ध्यान रखना है कि कौन सी नदी
कहाँ से इसका उद्गम है और कौन कौन से ज़िले से होकर गुजरी है। पिछले पटवारी के क्वेश्चंस में ऐसे कई क्वेश्चंस बने थे, पटवारी का जो एग्ज़ाम हुआ था, तो आपको ये सारे पॉइंट ध्यान रखने हैं। जैसे कि सिंध नदी जो कि विदिशा की सिरौंज तहसील से इसका उद्गम है और ये आगे जाके अशोकनगर गुना की बॉर्डर बनाती हुई, गुना की बॉर्डर बनाती हुई अशोकनगर के बाद में आगे शिवपुरी, और शिवपुरी के बाद में ये भिंड से होती हुई, दतिया और भिंड से होती हुई आगे ये चंबल नदी में जाकर मिल जाती है। तो इसी तरीके से धसान नदी किस बेतवा नदी की ये सहायक नदी है, और ये काली सिंध नदी है। आखिरी जो पॉइंट दिया है उसमें काली सिंध नदी है। काली सिंध नदी का जो उद्गम है वो है देवास से, देवास में बागली गांव से। और काली सिंध नदी जो है ये चंबल नदी की ये सहायक नदी है। सारे पॉइंट्स मैं पहले भी पिछले कई वीडियो में कवर कर चुका हूँ, और बार बार मैं इसलिए दोहराता हूँ जिससे कि आपको ये सारे जो इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स हैं ये आपको याद हो जाएं। हर वीडियो में बार बार इसलिए दोहराता हूँ जिससे कि आपको एग्जाम्स में कोई ऐसा प्रॉब्लम ना हो जिससे कि आपको लगे कि हाँ मेरे को ये पॉइंट क्लियर नहीं हुआ है। तो बार बार दोहराने से ये होता है कि रट जाता है वो। तो देवास काली सिंध नदी देवास के बागली गांव से निकलती है, और चंबल की ये सहायक नदी है। तो ये काली सिंध नदी के बीच में जो जिले हैं वो कौन कौन से हैं? ये सीहोर, देवास से होती जाती है तो सीहोर तो नीचे है। इसके ऊपर जो है शाजापुर, आगरमालवा, और उसके बाद में ऊपर होती हुई राजस्थान में ये चंबल नदी में जाकर मिल जाती है। तो ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं जो कि मैं आपको नदियों के ऊपर बता रहा हूँ। अगला है तीसरा क्वेश्चन स्ट्रेटेजी के पे, मध्य प्रदेश की किस जनजाति में घुट्टुल प्रथा पाई जाती है? तो इसका जो सही उत्तर है वो है डी, मुड़िया। ठीक है ना, जो मुड़िया जनजाति है उसमें ये घुट्टुल प्रथा जो है ये पाई जाती है इसमें। तो ये छोटे छोटे क्वेश्चन हैं जो कि कई बार कंफ्यूज कर देते हैं कि कौन सी जनजाति में कौन कौन सी प्रथा चलती है, कौन सी प्रजाति का कौन सा नृत्य है, और कौन सी किंवदंती को फॉलो करते हैं। तो ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं, छोटे छोटे होते हैं लेकिन कई बार कंफ्यूज कर देते हैं। इसलिए मैं हर पॉइंट को यहाँ पर साथ लेने की कोशिश कर रहा हूँ जिससे कि आपकी कोई भी क्वेश्चंस ऐसे जो कि कवर नहीं हो पाते हैं तो उनको भी यहाँ पे मैं कवर करने की कोशिश कर रहा हूँ। तो ये इसका उत्तर जो होगा, घुट्टुल प्रथा कहाँ पाई जाती है? मुड़िया जनजाति में ये पाई जाती है। चौथा क्वेश्चन, फॉसिल राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश के किस जिले में है? तो इसका जो सही उत्तर है वो है मंडला। मध्य प्रदेश के मंडला के पास में, पहले ये मंडला था लेकिन मंडला से कट के फिर ये बना है डिंडोरी। ठीक है ना, तो इसका जो सही उत्तर है वो है डिंडोरी। थोड़ा सा ये ऑप्शन गलत हो गया है। तो मध्य प्रदेश के डिंडोरी जिले में है फॉसिल राष्ट्रीय उद्यान। ये आपको अपडेट करना है। राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? फॉसिल राष्ट्रीय उद्यान ये है डिंडोरी जिले में। और बाकी के जो अन्य जिले हैं जैसे कि सिवनी है, सीधी है, धार है, तो इसमें ये भी पॉइंट में इसमें कवर करता हूँ। जैसे सिवनी है, ठीक है ना, सिवनी में पेंच राष्ट्रीय उद्यान है। पेंच जो राष्ट्रीय उद्यान है सिवनी और बालाघाट, ठीक है ना, इन दोनों जिलों से मिलके दोनों जिलों में है पेंच राष्ट्रीय उद्यान। उसमें एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये भी है कि 90% एरिया मध्य प्रदेश में आता है पेंच राष्ट्रीय उद्यान का, और 10% जो एरिया है वो महाराष्ट्र में आता है। ठीक है ना, और पेंच राष्ट्रीय उद्यान में ही है पेंच नदी होकर गुजरती है। ठीक है ना, पेंच जो कि वैनगंगा की सहायक नदी है, वैनगंगा। ठीक है ना, ये भी आपको याद रखना है, ये भी सिवनी से होकर निकलती है। इसके अलावा अन्य ऑप्शन जैसे सीधी में कौन सा राष्ट्रीय उद्यान है? सीधी में है संजय राष्ट्रीय उद्यान, ये भी आपको ध्यान रखना है। और धार में है डायनासोर जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान। कहाँ पर है? ये है धार में। तो ये सारे पॉइंट्स मैंने इसमें कवर कर लिए हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, हर एग्जाम्स में पूछ लिए जाते हैं। आपको क्रमबद्ध तरीके से ऐसे ही याद रखना है इसको। अगला क्वेश्चन है पांचवा क्वेश्चन, कर्मा नृत्य किस जाति से संबंधित है? किस जाति का है जो कि जिसमें कि ये कर्मा नृत्य किया जाता है? तो इसका जो सही उत्तर है वो है डी, गोंड। गोंड जो जनजाति है, गोंड जनजाति जो है इसका ये नृत्य है, जिसका नाम है कर्मा नृत्य। इसके अलावा भील का कौन सा नृत्य है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वो है भगोरिया। जो भगोरिया नृत्य है वो भील जनजाति का है। इसी तरीके से कोल ये भी जनजाति है, और मोराया। ठीक है, तो भील जनजाति का कौन सा? भगोरिया, जो कि दशहरा जो पड़ता है, दशहरा से ये चालू होता है और होली तक ये
उत्सव जब होता है तब ये भगोरिया की प्रथा चालू हो जाती है। और भगोरिया प्रथा में होली का बहुत ज़्यादा महत्व है इस भील जनजाति में। 6 क्वेश्चन, मध्य प्रदेश में भोपाल जिले के किस गांव को पूर्णतः सौर ऊर्जा पर आधारित बनाया गया है? वो कौन सा गांव है मध्य प्रदेश के भोपाल जिले का, जिसको कि पूरी तरीके से सौर ऊर्जा से विकसित किया गया है? तो इसका जो सही उत्तर है वो है बी, कस्तूरबा ग्राम। मध्य प्रदेश के भोपाल जिले का ये गांव है कस्तूरबा ग्राम, जिसको कि पूर्णतः सौर ऊर्जा से आधारित, मतलब उनको वो पूरा का पूरा गांव सौर ऊर्जा से स्वचालित है। इसके अन्य ऑप्शन ले लेते हैं, जैसे पीथमपुर को ड्राई पोर्ट कहा जाता है, ठीक है ना, और ये ड्राई पोर्ट कहते हैं, और हिंदी में इसको सूखा बंदरगाह के नाम से जानते हैं। और ये भारत का सबसे बड़ा सूखा बंदरगाह के नाम से भी पहचाना जाता है। यहाँ पर ऑटोमोबाइल्स के कारखाने हैं, यहाँ पर कार बनाई जाती हैं, जितनी भी कार बनाई जाती हैं, चाहे वो सुजुकी मारुति सुजुकी हो, होंडई हो, टाटा हो, या फिर फॉक्सवैगन हो, जितनी भी हो, सभी की कारखाने यहाँ पर मौजूद हैं ऑटोमोबाइल्स के। और ये पीथमपुर जो ये क्षेत्र है, ये किस में आता है? ये धार जिले में आता है। ये भी आपको पूरा कंप्लीट ज्ञान होना चाहिए कि किस जिले में स्थित है, धार जिले में। अगला क्वेश्चन है 7वां क्वेश्चन, मध्य प्रदेश उत्सव प्रति वर्ष नई दिल्ली में आयोजित किया जाता है, नई दिल्ली में मनाया जाता है मध्य प्रदेश उत्सव। और इस उत्सव का जो आयोजन है वो किस वर्ष में शुरू किया गया था? तो इसका जो सही उत्तर है वो है बी, 1981। 1981 में ये उत्सव चालू किया गया था, जो कि मध्य प्रदेश उत्सव के नाम पर दिल्ली में मनाया जाता है। 8वां क्वेश्चन, मध्य प्रदेश में वो कौन सी जाति है जो अपने आप को राजपूत मानती है? वो कौन सी जनजाति है, ठीक है ना, जो ट्राइबल एरिया की जनजाति है, वो कौन सी जनजाति है जो कि अपने आप को राजपूत मानती है? तो इसका जो सही उत्तर है वो है बी, कोरकू जनजाति के जो लोग हैं वो अपने आप को राजपूत मानते हैं, राजपूत जाति के मानते हैं। तो इसका सही उत्तर है वो है बी, कोरकू। 9वां क्वेश्चन, मध्य प्रदेश के किस क्षेत्र का नाट्य काठी है? जो नाट्य है वो मध्य प्रदेश के किस क्षेत्र से आता है? तो इसका जो सही उत्तर है वो है सी, मालवा। मध्य प्रदेश का जो मालवा का क्षेत्र है, मालवा का पठार है, वो मालवा के पठार में जितने भी ज़िले हैं उन ज़िले से संबंधित हैं काठी नाट्य, ठीक है ना। और मध्य प्रदेश के मालवा के पठार में कौन कौन से ज़िले आते हैं? खंडवा, खरगोन, इंदौर, भोपाल, राजगढ़, देवास, उज्जैन, विदिशा, तो ये सारे जो क्षेत्र हैं, और सीहोर, ये सारे क्षेत्र कहाँ पे आते हैं? मालवा के पठार में। तो मालवा का पठार का जो क्षेत्र है उस क्षेत्र का ये नाट्य है, जिसका नाम है काठी। अगर आपने मध्य प्रदेश के जितने भी पठार के बारे में अगर जानकारी नहीं पूरी की है तो मैंने इसके ऊपर वीडियो बनाया हुआ है, उसका लिंक आपको इस वीडियो के नीचे मिल जाएगा, या फिर उस प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, यहाँ से कि आप उस वीडियो को देख सकते हैं, जिसमें कि मैंने मध्य प्रदेश के सभी पठारों के बारे में जानकारी दी है। तो आप पूरी जानकारी वहाँ से मध्य प्रदेश के सभी पठारों के बारे में ले सकते हैं। 10वां क्वेश्चन है, प्राचीन काल में अभेद्य किला किसे माना जाता था? मध्य प्रदेश में वो कौन सा किला है जिसको कि अभेद्य किला के नाम से जाना जाता था? तो इसका जो सही उत्तर है वो है ए, असीलगढ़ का किला। असीलगढ़ का जो किला है वो अभेद्य किला था, उसको भेद पाना बहुत मुश्किल था। ये प्राचीन काल में बहुत ही ज़्यादा अभेद्य था। और ये कहाँ पर है असीलगढ़ का किला? ये है बुरहानपुर में है ये। और इसको दक्षिण का द्वार भी कहा जाता है। और मध्य प्रदेश के सबसे दक्षिणतम जो जिला है वो कौन सा है? वो भी बुरहानपुर है। और मध्य प्रदेश का जो सबसे पूर्वतम जिला है वो कौन सा है? वो है सिंगरौली। तो ये सभी इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो मैं आपको बता रहा हूँ, जो आपको याद होना चाहिए। जैसे सिंगरौली कौन सा है? ये सबसे पूर्व का जिला है। दक्षिण का जिला कौन सा है? दक्षिण में आता है बुरहानपुर, ठीक है। और इसी तरीके से अगर उत्तर में दिखाया जाए तो उत्तर में है मुरैना, है ना। और पश्चिम का सबसे पश्चिमतम जिला कौन सा है? अलीराजपुर। इम्पॉर्टेंट पॉइंट हैं, एग्जाम्स में पूछ लिए जाते हैं। तो ये सारे पॉइंट टू पॉइंट मैं आपको क्लियर कर रहा हूँ, जिससे कि आपको सभी चीज़ें याद हो, जिससे कि इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो स्टैटिक जीके के हैं वो क्लियर होते जाए। आइए अब चलते हैं करंट अफेयर्स की तरफ। जिस तरीके से मैंने 5 क्वेश्चन इसमें कवर करने हैं, तो इसका जो पहला क्वेश्चन है करंट अफेयर्स का, मध्य प्रदेश का, अभी हाल ही में मध्य प्रदेश विधानसभा में कितने रुपए
का लेखानुदान बजट पेश किया गया। अभी हाल में जो मध्य प्रदेश की नई सरकार बनी, कमलनाथ सरकार 2018 में जिसके इलेक्शन हुए थे, उसमें कमलनाथ जी मुख्यमंत्री बने थे। तो उसमें अभी इलेक्शन से पहले एक बजट पारित करना था, क्योंकि अभी केंद्र के इलेक्शन होने वाले हैं। तो उसमें विधानसभा में ये लेखानुदान बजट है जो अभी हाल ही में पेश किया गया है, वो कितने का पेश किया गया है? तो इसका जो सही उत्तर है वो है बी, 89,400 करोड़। ठीक है ना, 89,400 करोड़ रुपए का ये लेखानुदान बजट पेश किया गया है। और ये लेखानुदान बजट पेश किसने किया? ये मध्य प्रदेश शासन के जो वित्त मंत्री हैं। कौन है वित्त मंत्री? वो हैं तरुण भनोट। तरुण भनोट हैं ये हैं मध्य प्रदेश शासन के मुख्यमंत्री, जो कि 2018 में 15वीं विधानसभा, याद रखना पड़ेगा आपको। मध्य प्रदेश की कौन सी विधानसभा है? 15वीं विधानसभा है, जो कि अभी हुई है, और जिसमें कि कमलनाथ जी मुख्यमंत्री हैं जिन्होंने। और कमलनाथ मुख्यमंत्री के जो कैबिनेट में कितने मंत्री हैं? 28 मंत्रियों ने शपथ ली है। ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना है। और अगर आपने मंत्री कैबिनेट के ऊपर में पूरी जानकारी नहीं है तो इसके ऊपर मैंने एक वीडियो बना दिया है, उस वीडियो को आप देख सकते हैं। उसका लिंक आपको इसके नीचे मिल जाएगा, या फिर मेरी प्लेलिस्ट से जाकर आप जो चैनल का है वहाँ से आप उस वीडियो को जाकर देख सकते हैं, जिसमें कि मैंने मध्य प्रदेश के सभी कैबिनेट्स के जितने भी मंत्री हैं उनके बारे में पूरी जानकारी दी है। दूसरा क्वेश्चन, मध्य प्रदेश में पहली वायरोलॉजी लैब का लोकार्पण किसने किया अभी हाल ही में? तो इसका जो सही उत्तर है वो है सी, चिकित्सा शिक्षा मंत्री हैं डॉक्टर विजय लक्ष्मी साधो, जो कि अभी नए कैबिनेट में, नई सरकार में ये मंत्री बनी हैं। चिकित्सा मंत्री के रूप में इन्होंने शपथ ली है, और ये हैं डॉक्टर विजय लक्ष्मी साधो। इन्होंने अभी हाल ही में 23 फरवरी 2019 को इन्होंने हमीदिया हॉस्पिटल, भोपाल का जो हमीदिया हॉस्पिटल है वहाँ पे पहली, मध्य प्रदेश की ये पहली वायरोलॉजी लैब है। और देश की, अगर ऑल इंडिया बेसिस पे देखा जाए तो पूरे देश की ये 10वें नंबर की ये लैब है। ठीक है, और इस लैब का उद्घाटन 23 फरवरी को चिकित्सा शिक्षा मंत्री हैं डॉक्टर विजय लक्ष्मी साधो, उन्होंने इनका उद्घाटन किया। और इसी के साथ साथ इन्होंने मल्टी लेवल पार्किंग, जो हमीदिया हॉस्पिटल है उसमें मल्टी लेवल जो पार्किंग थी, ठीक है ना, उसका भी उद्घाटन किया, जिसमें कि पूरी गाड़ियां जो 4 व्हीलर और 2 व्हीलर उनकी पार्किंग की पूरी अच्छी सी सुविधा है, उसका भी उद्घाटन इसी के साथ में किया, जो कि वायरोलॉजी लैब भी थी और साथ में मल्टी लेवल पार्किंग। तो ये 23 फरवरी को शिक्षा मंत्री डॉक्टर विजय लक्ष्मी साधो ने इसका। तीसरा क्वेश्चन, हाल ही में आयुष्मान भारत मध्य प्रदेश निरामय की जिला स्तरीय आयुष्मान भारत सेवा का जो शुभारंभ कहाँ किया गया? तो इसका जो सही उत्तर है वो है उपरोक्त सभी जगह, यानी कि मंडलेश्वर, खरगोन और धार, ये तीनों जिलों में ये जो आयुष्मान भारत मध्य प्रदेश निरामय नाम से जो मध्य प्रदेश सरकार ने योजना चलाई है, जो कि जिला स्तरीय आयुष्मान भारत शिविर के तहत ये योजना चली है, इसका शुभारंभ किया है। और ये शुभारंभ किसने किया? जो चिकित्सा मंत्री हैं डॉक्टर विजय लक्ष्मी साधो, उन्होंने इसका शुभारंभ किया 24 फरवरी को। कहाँ पे किया था? 24 फरवरी को मंडलेश्वर और खरगोन, ठीक है ना, ये दोनों जगह एक साथ इन्होंने इसका शुभारंभ किया। उसके बाद में फिर 25 तारीख को धार में इसका शुभारंभ किया। ठीक है, तो ये आयुष्मान भारत मध्य प्रदेश निरामय नाम से, ठीक है ना, ये इस शिविर का आयोजन किया गया, जो कि आयुष्मान भारत की योजना के तहत ये शिविर लगाया गया। कब लगाया गया? 24 फरवरी 2019 को मंडलेश्वर और खरगोन में, और 25 तारीख को जो लगाया गया, 25 फरवरी को वो लगाया गया धार में। चौथा क्वेश्चन, मध्य प्रदेश में युवा स्वाभिमान योजना के अंतर्गत एक वर्ष में कुल कितने रुपए का मानदेय मिलेगा? मध्य प्रदेश में ये योजना चलाई गई है। कौन सी योजना? युवा स्वाभिमान योजना। अभी हाल ही में मध्य प्रदेश की नई सरकार ने ये एक नई योजना की शुरुआत की है, और इस योजना में जो भी मध्य प्रदेश के युवा लोग हैं उनको ये रोजगार दिया जाएगा, और इस रोजगार में एक वर्ष में उनको कितना मानदेय मिलेगा? तो इसका जो सही उत्तर है वो है सी, 13,500 रुपये पूरे साल भर में। ये मध्य प्रदेश में इस योजना के अंतर्गत, जो कि युवा
स्वाभिमान योजना है, इसके अंतर्गत में वहाँ यहाँ के युवा जिनकी परिवार की आय 2 लाख रुपए से कम है, उन सभी परिवार के युवाओं को ये रोजगार मिलेगा। और उन युवाओं की जो उम्र है, ठीक है ना, वो कितनी 21 वर्ष से लेके 30 वर्ष तक की होनी चाहिए, ये कंडीशन इसमें लगाई गई है। और ऐसे युवाओं को ये रोजगार मध्य प्रदेश सरकार देने वाली है। और इस वर्ग के जितने भी युवा हैं और जिनकी परिवार की आय 2 लाख से कम है, वो सभी युवा इससे लाभान्वित होंगे। और इसमें मध्य प्रदेश सरकार ने 1 वर्ष के अंदर में 100 दिन की रोजगार, ठीक है ना, 100 दिन का रोजगार, और इसमें 4,000 रुपये महीने का इसमें वेतनमान मानदेय देगी, जो कि कुल मिला के पूरे साल भर में 12 महीने में जो सैलरी होगी वो होगी 13,500 रुपये। तो ये इस योजना के अंतर्गत मिलने वाला मानदेय है। 5वां क्वेश्चन, अभी हाल ही में मध्य प्रदेश में राष्ट्रीय जल सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? तो इसका सही उत्तर है डी, भोपाल। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में राष्ट्रीय जल सम्मेलन का आयोजन किया गया। और इस सम्मेलन का जो मुख्य उद्देश्य था वो था देश में गहराते हुए जो जल संकट है उस पर विचार विमर्श करना और उसके समाधान के रास्ते खोजने के लिए ये सम्मेलन का आयोजन किया गया। और ये आयोजन कब हुआ था? 24 फरवरी को, 24 फरवरी 2019 को इस आयोजन में जल के मुद्दे पर चर्चा की गई कि जल का जो संकट पूरे देश भर में गहरा रहा है उसका समाधान ढूंढा जाए और उस पर विचार विमर्श किया जाए। इसके लिए ये सम्मेलन है, ये आयोजित किया गया। अब आखिरी में कुछ क्वेश्चन आपको ये बताना है कमेंट करके कि संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान कौन से 2 राज्यों में फैला हुआ है। आप ये कमेंट करके मुझे बताएं। और अगर आपको ये मेरा वीडियो अच्छे लग रहे हैं तो आप कमेंट करके ये भी बताएं कि आपको ये वीडियो कैसे लग रहे हैं और पसंद आ रहे हैं। तो आप मेरे इस वीडियो को लाइक भी कर सकते हैं और शेयर करें अपने सभी ग्रुप्स में। अगर आप लगातार मेरे इस वीडियो को देख रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर क्लिक करें, जिससे कि आपको मेरे बनाए हुए जितने वीडियोज़ हैं उनके नोटिफिकेशन समय पर मिलेंगे और आप मेरे वीडियोज़ को समय पर देख पाएंगे। और मध्य प्रदेश का पूरा स्टैटिक जीके, मध्य प्रदेश का करंट अफेयर्स और अन्य वीडियो जो कि मेरे माध्यम से इस चैनल में आ रहे हैं वो सारे वीडियोज़ आप समय पर देख पाएंगे। तो इसी के साथ मैं अपना ये वीडियो मैं समाप्त करता हूँ। अगला वीडियो अगले दिन लेकर हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।